देखो, हम लोग पिछले लेक्चर में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र को देख लिए हुए थे कि मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, और उसके हम डिफरेंसेस को देखे हुए थे। और हम देखे हुए थे कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि जब रैपिडली क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं फील्ड में, तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल का, वो क्या हो जाते हैं, यूज्ड हो जाते हैं। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमको एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना होता है ताकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से रिगेन हो सके। और वो जो मटेरियल्स था हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर को ऐड करते थे। तो हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स किस तरह से पूरा पूरा देख लिए हुए थे। अब एक टर्म आता है फेलोइंग, एक टर्म आती है फेलोइंग। जनरली आप देखोगे कुछ कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए फील्ड को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे ही बोलते हैं फेलोइंग। अब ये क्यों करते हैं इस चीज़ को भी हम देखेंगे। एक चीज़ याद कीजिए, हमने दो टाइप्स के फार्मिंग को देखा हुआ था, एक था ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक था इनऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजर्स को जनरली यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग नेचुरली कोई चीज़ को ग्रो करते हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं करते हैं, या फिर उसमें मैन्योर वगैरह सब ऐड करते हैं, क्योंकि मैन्योर जो है कोई नेचुरली ही अकरिंग थिंग्स है जो कि डिकम्पोजर्स द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग जनरली नेचुरल थिंग्स को ऐड करके प्लांट ग्रो कराते हैं। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग्स का भी एक और टर्म आता है फॉलोइंग, जिसके द्वारा क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश की जाती है ना। तो या तो वो मैन्योर ऐड करके रिप्लेनिश करेगा या फिर फॉलोइंग करके रिप्लेनिश करेगा। अब ऐसे कैसे हो जाती है, इस चीज़ को हम एक बार देखते हैं। इन फॉलोइंग द फील्ड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब फॉलोइंग में क्या होता है कि फील्ड को बस बिना कल्टिवेट किए ही छोड़ देता है कितनी देर के लिए, कुछ समय के लिए। This helps to replenish the nutrients in the soil by decomposition of organic matter left behind during the harvesting of the previous crops. अब देखो, जब भी क्रॉप्स की हम हार्वेस्टिंग करेंगे, वैसे हार्वेस्टिंग जो स्टेप है हम आगे पढ़ने वाले हैं। वट एवर हार्वेस्टिंग, आई होप कि आपको ये पता होगी कि जब क्रॉप्स को काटी जाती है तो बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जब हम क्रॉप्स को काटते हैं तो उसके जो रूट्स और कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो खेत में ही छूट जाती है, फील्ड में ही क्या होती है, छूट जाती है। अब वो छूट जाएगी तो वो क्या होता है, अगर कुछ दिन उसको छोड़ दोगे ऐसे ही, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, जो मैन्योर्स बनाते हैं, वो डिकम्पोज करके सॉइल में क्या करता है, मिक्स कर देता है, और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देता है, फिर से रिप्लेनिश कर देता है। तो फॉलोइंग कुछ इस प्रकार से क्या करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को फिर रिप्लेनिश करता है। दस फैलोइंग हेल्प्स टू इनरिच द सॉइल अगेन, और इस तरह से क्या होता है कि फैलोइंग के द्वारा सॉइल में क्या होता है, फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाती है। और ये फार्मर्स क्या करते हैं, जो जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो या तो मेन्योर को ऐड कर दिया या तो फैलोइंग मेथड से रिप्लेनिश करेंगे। कुछ और भी मेथड्स होते हैं जो कि फार्मर करते हैं ताकि सॉइल में क्या हो जाता है, और उस न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट होती है। तो हमने अभी तक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फार्मिंग में तो सॉइल का रिप्लेनिशमेंट हमने देखा कि क्या होता था, हम लोग फर्टिलाइजर ऐड करते थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जनरली पहला हमने देखा कि जनरली लोग मैन्योर ऐड कर देते हैं, या फिर दूसरा हमने देखा कि फैलोइंग मेथड के थ्रू क्या करते हैं, वो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। तो वो जनरली अब जो है अभी के समय में फैलोइंग जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि फैलोइंग मेथड में क्या होता है कि हमको फील्ड को छोड़ना होता है विदाउट एनी कल्टिवेशन, बिना खेती का फील्ड को छोड़ना होता है। अगर हम बिना खेती के फील्ड को छोड़ देंगे तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगी, और पीपल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन एंड महंगाई है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से अगर खेत को ऐसे छोड़ देंगे तो फिर खाएगा क्या फार्मर्स। तो जनरली फॉलोइंग मेथड्स अब जनरली पीपल्स यूज नहीं करते हैं। तो कुछ कुछ और फार्मर्स जो है, कुछ फार्मर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज कर करके सॉइल में रिप्लेनिशमेंट करते हैं। या फिर ये कह सकते हो कि कुछ अदर तरीके से क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करते हैं। वो क्या तरीका है, तो तीन तरीका है। कौन कौन, पहला तरीका है मिक्स क्रॉपिंग, पहला तरीका क्या है, मिक्स क्रॉपिंग। दूसरा है इंटर क्रॉपिंग, और तीसरा है क्रॉप रोटेशन। हम लोगों ने अभी तक देखा कि फैलोइंग एंड मैन्योरिंग। अब हम देखेंगे कुछ और पैटर्न को, जिसे हम बोलेंगे मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स जो है अलग, जिस तरह से एक मिक्स क्रॉपिंग होती है तो अलग अलग क्रॉप्स को ऐड करके एक ही बार में ग्रो कराए जाते हैं। तो ये सब वो अलग अलग हम आगे देखेंगे। ये सब जो है ये सब आपको फार्मर्स को जनरली करते हुए देखते होंगे। इससे क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिस्ड होते हैं या फिर रिप्लेनिश्ड होते हैं। अब हमने तीन
क्रॉपिंग पैटर्न देखा अभी, कौन कौन, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। और ये सभी जो है, ये सभी हम लोग जो अभी पढ़े फैलोइंग या फिर ये सभी जो पढ़ेंगे, ये सभी हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के तरीके जो जनरली लोग करते हैं। इसमें कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किया जाते, मीन्स यू कैन से दीज आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए अब मिक्स क्रॉपिंग को देखते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, इट अलाउ 2 और मोर क्रॉप्स टू बी सॉड साइमल्टेनियसली इन द सेम लैंड। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, सीड को एक ही बार में क्या किया जाता है, सॉ किया जाता है। सॉ मतलब होता है बोना, बुआई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे वीट की खेती करते थे, तो वीट का खेती करते थे, तो सिर्फ वीट का सीड को ही क्या करते हैं हम लोग, सॉइल मतलब सोइंग करते थे। लेकिन अगर आपको मिक्स क्रॉपिंग करना है तो मिक्स क्रॉपिंग में आप देखोगे कि अलग अलग क्रॉप्स को क्या करते हैं लोग बो देते हैं एक ही जगह पे एक ही समय पे। फॉर एग्जांपल से वीट एंड ग्राम, वीट एंड मस्टर्ड, ग्राउंड एंड सनफ्लावर, ये सब जो आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दिया है, जैसे कि आप मान लो कभी ग्राउंड नट का अगर आप देखोगे खेती होता है, तो वहाँ पे आपको कहीं कहीं देखोगे सनफ्लावर की मतलब एक प्लांट देखने को मिलेंगे एक ही फील्ड में। तो यहाँ पे देखो एक सीड इसका होगा, एक सीड इसका होगा, तो दो अलग अलग सीड ऐड करके ग्रो कराया गया एक ही फील्ड पे। तो ये है मिक्स क्रॉपिंग। अब अगर कहीं कहीं क्या होता है, जनरली वीट की ही खेती कर दी जाती है, तो उसमें हमको फर्टिलाइजर्स ऐड करने होते हैं, या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं जो फार्मर, वो वीट एंड मस्टर्ड को एक साथ ग्रो कराते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड हो जाती है। वो कैसे हो जाती है वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब क्या है, सॉइल मिक्स क्रॉपिंग है। दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। ये जो मिक्स क्रॉपिंग क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मिक्स क्रॉपिंग में होती क्या है, तो इन मिक्स क्रॉपिंग क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट इज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स। अब देखो कि पहले हम लोग क्या करते थे, वीट ही ग्रो कराते, वीट ही क्या करते थे, ग्रो कराते थे। वीट क्या है, एक सर्टेन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है वीट, एक सर्टेन, क्योंकि सेम काइंड ऑफ प्लांट है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही प्रकार का क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। तो जब एक ही प्रकार का न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल में उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन जब हम अलग और क्या कहते हैं क्रॉप को ग्रो कराएंगे, या फिर अलग और बीज को बो देंगे, तो होगा क्या कि ये जो है, मान लो कि पहले हम एक फील्ड में 100 पौधे लगा रहे थे, किसके, वीट के। तो ये जो 100 पौधे हैं एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को लेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 50-50 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 50-50 बोले तो 50 क्या करते हैं, एक क्रॉप्स ले लेते हैं, और फिर दूसरा 50 क्रॉप प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को हम बो देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था वीट एंड मस्टर्ड। हमने क्या किया, अब 50 जो है मस्टर्ड के प्लांट लगा दिए, और 50 क्या किए, वीट का प्लांट लगा दिए। अब देखो कि मस्टर्ड जो है अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और वीट जो है अलग न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा था। अब देखो यह जो है सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा था, ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैलेंस जो होते हैं, ऐसा होगा कि सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होगा वो बैलेंस में होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स मतलब कि क्या होगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। और जब एक ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तब क्या होगा कि हमको फर्टिलाइज़र ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइज़र एक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करता है। तो जब एक ही क्रॉप्स उगाएंगे, तो इसका एक सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कमी हो जाएगी सॉइल से, और उस सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हमको फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई इन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, ताकि सभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो। जिससे क्या होगा कि एक ही न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, और जब एक ही न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, तो सभी न्यूट्रिएंट्स की थोड़ा थोड़ा कमी होगी। और ये फुलफिल कौन कर देगा, मैन्योर फुलफिल करेगा। क्योंकि हमने बताया था कि मैन्योर क्या करता है, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, और ये मैन्योर क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। तो कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये कह सकते हो मेथड्स हैं। जब ये मेथड के थ्रू क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ही क्रॉप्स ग्रो कराए, तो वहाँ पे आप फर्टिलाइज़र को ही देना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र में ही वो क्या कहते हैं फीचर्स होते हैं, यू कैन से, या किसी फर्टिलाइज़र की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम मिक्स क्रॉपिंग कर दें, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब में घटा, और फिर इसमें मैन्योर ऐड कर दिया, और सभी फिर क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो मैन्योर के द्वारा मैन्योर यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर हेल्पफुल नहीं होगा। तो ये होती है मिक्स क्रॉपिंग। और मिक्स क्रॉपिंग में कुछ इस तरह से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को हेल्प मिलता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या मिलता है, इससे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसमें मैन्योर्स ही जनरली यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटर क्रॉपिंग। ये क्या होता है, इट अलाउ फार्मर्स टू ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन डिफिनिट पैटर्न।
पहले देखो ये जो हम लोग पढ़े हुए थे मिक्स क्रॉपिंग, इसमें क्या होता है जनरली ऐसे लोग बो देते थे, लेकिन एक सर्टेन पैटर्न होता है इसमें, क्या होता है सर्टेन पैटर्न होता है जिसके द्वारा क्या होता है अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कराए जाते हैं। वो क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं। जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड चिली प्लांट्स आर ग्रोन टुगेदर। अब है क्या कि इसमें क्या होता है एक पैटर्न, हमने बोला इसमें कोई पैटर्न नहीं होता था, इसमें क्या होता था कोई पैटर्न नहीं होता था। इसमें क्या होगा आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसा पैटर्न? तो आप कभी देखोगे कि जहाँ पे कॉलीफ्लावर की खेती होती है, से एक रॉ में अगर कॉलीफ्लावर है तो दूसरे रॉ में क्या कर देता है चिली की खेती करते हैं। जैसे कि कॉलीफ्लावर और चिली हो गया, तो अगर हम इसको जैसे ही विदाउट एनी पैटर्न ग्रो करा दे तो वो हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन जनरली ये मिक्स क्रॉपिंग में नहीं आती है, क्योंकि इसका कुछ अलग रीजंस होते हैं, वो हम आपको आगे बता देते हैं। तो हम क्या बोले अभी, यहाँ पे एक पैटर्न बनाए जाते हैं जिसमें कि मान लो एक रॉ में अगर कॉलीफ्लावर दिया गया तो दूसरा रॉ में क्या किया जाता है चिली को ग्रो कराया जाता है। इस तरह से अल्टरनेटिव रॉ के थ्रू क्या किया जाता है इसको ग्रो कराया जाती है। To ensure the maximum utilization of nutrients applied, crops are selected in such a way that their nutrient requirements are different. सिमिलरली आप इतना ये कह सकते हो कि जो इंटर क्रॉपिंग है और मिक्स क्रॉपिंग है लगभग सेम है, लेकिन मिक्स क्रॉपिंग से इंटर क्रॉपिंग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या होता है एक डिफिनिट पैटर्न के थ्रू ग्रो किया जाते हैं, इसमें कोई पैटर्न ग्रो नहीं किया जाते हैं। इसमें जो क्रॉप्स ग्रो किया जाते हैं जनरली ब्रॉडकास्टिंग मेथड से स्प्लिट करके किया जाता है, लेकिन इंटर क्रॉपिंग में ऐसा नहीं होता है, आप ये भी कह सकते हो। तो इंटर क्रॉपिंग प्रॉपर वे है, मिक्स क्रॉपिंग प्रॉपर वे नहीं है। जस्ट ब्रॉडकास्टिंग मेथड से आप स्विंग कर दो और फिर क्रॉप्स को क्या कर दो ग्रो करा दो। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है डिफिनिट पैटर्न के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें कि ये मतलब कि कंफर्म की जाती है कि दोनों क्रॉप्स हैं या फिर जो क्रॉप्स हम ग्रो करा रहे हैं वो जनरली हम क्या हो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ग्रो एब्जॉर्ब करें, और उससे क्या होगा कि बैलेंस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए और फिर मेन्यूर ऐड करके हम बैलेंस न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देंगे फुल से फिल कर देंगे, तो इसमें फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है। थर्ड आता है क्रॉप रोटेशन। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है वो दोनों से डिफरेंट होता है। यू कैन से कि वो दोनों लगभग सेम ही चीज़ है, बट एक डिसिप्लिन्ड होता है एक डिसिप्लिन्ड नहीं होता है। आप एक जनरली समझने के लिए वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो है क्रॉप रोटेशन ये क्या होता है डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है इसमें? तो इसमें जो होता है डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट। इतना तो हम सबको पता है कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। सभी को एक ही क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट्स नहीं रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डेली लाइफ ह्यूमंस की एग्जांपल ले, एक काम करते हैं जो मान लो कि क्या कहते हैं जो ज़्यादा वर्क करते कहाँ पे फील्ड पे, तो उसको ज़्यादा प्रोटीन उसको ज़्यादा मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगी। यू कैन से प्रोटीन से भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि तभी उसको एनर्जी मिल पाएगी। लेकिन जो जिम जाते हैं उसको ये दोनों बराबर बराबर अमाउंट में चाहिए। जो कहीं नहीं जाते बस ऑफिस में बैठे रहते तो उसको कम कम अमाउंट में सब कुछ चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग ह्यूमंस के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हुई या फिर नहीं हुई। जो फील्ड में खेती कर रहे हैं फिर जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो वही उसी टाइप के फूड वो इन्हें खाएंगे। दूसरा जो जिम जाते हैं उसको प्रोटीन वाला ज़्यादा चाहिए, और तीसरा जो नॉर्मली रहते हैं उसको नॉर्मल फूड चाहिए। तो जिस तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे जब 5-6 में होंगे। तो सिमिलरली अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। Therefore, to replenish the lost nutrients to the soil, a new crop with different nutrient requirements can be grown in the next season of a year. अब इसमें क्या कर रहे थे अलग अलग क्रॉप्स को एक ही साथ ग्रो करा रहे थे। इसमें क्या करेंगे एक ही साथ में ग्रो नहीं कराएंगे, अलग अलग सीजन में कराएंगे, और इसके बहुत से अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं। क्या बेनिफिट होते हैं उसको हम आपको बताने वाले हैं नीचे यहाँ पे। तो हमने यहाँ तक आपने समझा, यहाँ पे क्या समझा कि इसमें अलग अलग क्रॉप्स को क्या किया जाता है अलग अलग सीजन में ग्रो कराए जाते हैं, और वो जो अलग अलग होता है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेम ही क्रॉप्स को या फिर सेम न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब करता है क्रॉप्स अलग हो लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब रिक्वायरमेंट हो सेम ही हो, तो वो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये क्रॉप रोटेशन में ये बहुत ही की पॉइंट यू कैन से कि इसमें जो अलग अलग क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और अलग अलग सीजन या फिर अलग अलग ईयर में ग्रो कराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है इन फील्ड वेयर ल्यूग्यूमिनस आर ग्रॉन इन वन सीजन वीट कैन बी ग्रॉन इन नेक्स्ट सीजन। एक एग्जांपल आपको दिया है कि अगर कहीं पे अगर वीट का खेती होगी है, क्या हुई है वीट का खेती, वहाँ पे आप देखोगे कि लेगुमिस या फिर जिसे हम फॉडर क्रॉप या फिर हिंदी में से दलहन बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, दलहन। अगर मान लो कहीं पे वीट की खेती हो गई है तो उसके बाद क्या होता है कि लोग दलहन की खेती करते हैं, या तो मूंग बो देंगे, या अलग अलग जो दलहन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, बो देते हैं। उससे क्या होता है ये चीज़ में समझो। अगर आप क्लास 7 साइंस पढ़े होंगे तो हम लोग ये पढ़े हुए थे कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं या फिर जिस फोडर क्रॉप होते हैं उसके रूट में क्या होता है, एक राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। हम ये पढ़े हुए हैं क्लास 7 साइंस में कि क्या होता था, जो भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट में क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अब ये क्या काम करता है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है। ये जो लेगुमिनस राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब करता है एंड देन सॉइल में क्या करता है, मिक्स करता है। एयर से एब्जॉर्ब करके क्या करता है, सॉइल में मिक्स कर देता है। और आपको ये जान के जाननी चाहिए कि ये जो वीट क्रॉप्स हैं ये जनरली नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो लेगुमिनस प्लांट है वो नाइट्रोजन को क्या कर दिया, सॉइल में मिक्स कर दिया। तो सॉइल क्या हो गया, रिच हो गया किस में, नाइट्रोजन में। और जब हम व्हीट ग्रो कराएंगे तो ये नाइट्रोजन यूज कर लेगा, हमको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर ऐड या फिर मैन्योर ऐड करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो क्रॉप रोटेशन के थ्रू भी क्या किए जाते हैं, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो नाइट्रोजन सॉइल में देता है लेगुमिनस प्लांट नहीं लेता है, लेगुमिनस प्लांट लेता है जो सॉइल में क्या कहते हैं आपको ऐड करता है। अगर आपको क्लास 7 का रिवाइज पूरा नहीं है तो एक 1 चैप्टर इन 1 शॉट सीरीज में आप उसको विजिट कर सकते हो। उसका एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उसमें सभी चैप्टर का 1 चैप्टर इन 1 शॉट रिवीजन हो चुकी है। तो उसमें आप आधा से पौने घंटा में क्या कर सकते हो, पूरा चैप्टर को, ये वाला चैप्टर है, रिवाइज कर सकते हो इन अ बेटर वे। लगभग सभी पॉइंट क्लियर किए गए हैं उसमें, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो, तो आप वहाँ से रिविजन कर सकते हो। अब आते हैं पॉइंट पे। तो इस तरह से क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का भी क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश किया जाता है किसमें, सॉइल में। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें पूरा देख सकते हो कि ये जो फार्मर्स होते हैं जनरली ये तीनों जो एक्टिविटी करते हैं मेनली रीजन होते हैं कि क्रॉप में, सॉइल में क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना है। तो हम लोगों ने अभी तक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का क्या काम होता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये सब सेकंड जो स्टेप थी उसमें हमने थर्ड जो स्टेप थी वो हमने पूरा क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब हम फोर्थ स्टेप आते हैं इरिगेशन पे। किस पे, इरिगेशन पे। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि अलग अलग स्टेप होते हैं क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के। तो फर्स्ट हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो कि फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड देखा सोइंग, थर्ड देखा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो हमने सेकंड लेक्चर में इसको देख लिया। ये जनरली फोर्थ लेक्चर, आई थिंक फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इरिगेशन और इरिगेशन की क्या ज़रूरत होती है, इरिगेशन क्या होती है, इस स्टेप को हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ स्टोरी यू कैन से। रोहन लव्स हिज प्लांट्स एंड वाटर देम रेगुलरली। एक यहाँ पे एक दिया हुआ है कि हम लोग जनरली जो कहते हैं कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो हम लोग उसमें वाटर रेगुलरली देते हैं। ही ऑब्जर्व दैट अ प्लांट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट वाटरिंग ड्यूरिंग समर। और उन्होंने ये ऑब्जर्व करता है कि जो क्या कहते हैं समर सीजन होती है उसमें प्लांट को वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है। ऐसा क्यों, तो इसका आप जनरली क्या कहते हैं आप आंसर दे सकते हो। बिकॉज अगर आप क्लास 6-7 अच्छे से पढ़े होंगे साइंस में तो हम लोग आप एक टर्म पढ़े होंगे ट्रांसपिरेशन। क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन के अकॉर्डिंग आप ये आंसर दे सकते हो कि समर सीजन में क्या होती है कि प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करते हैं। दैट इज वाई सॉइल में समर सीजन में क्या होते हैं कि वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। व्हाटएवर, इसका कहने का मतलब दूसरा है। हम लोग यहाँ पे इसका जस्ट आंसर दे दिए, लेकिन ये जो है कहीं और कुछ और ही चीज़ हमको बताना चाहता है। ये बताना चाहते हैं कि वाटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ट्रांसप्रेशन के अलावा सिर्फ वाटर, अगर मान लो कि वाटर सिर्फ ट्रांसप्रेशन के लिए ही हमको ज़रूरत होती तो सिर्फ समर सीजन में वाटर चाहिए होता। लेकिन जनरली आप देखोगे कि वाटर जो है वाटर सभी सीजन में दिए जाते हैं। तो फिर जब ट्रांसप्रेशन के लिए जैसे समर सीजन में होना चाहिए, विंटर और रेनी सीजन में नहीं देना चाहिए। लेकिन विंटर और रेनी सीजन में वाटरिंग की जाती है। यहाँ पे ये जो टर्म बताई गई है वाटरिंग, तो वहाँ पे ये आंसर नहीं है कि ट्रांसप्रेशन के लिए ही वाटर यूज किए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वाटर ज़रूरी क्यों होता है प्लांट के लिए। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग ये समझ गए कि वाटर जो होता है वो क्या होता है, प्लांट के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल है। प्लांट सिर्फ प्लांट के लिए नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उसके लिए ये क्या है, मतलब कि नेसेसरी है, इसेंशियल है। अगर ये वाटर नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वाटर इसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। बट अभी हम थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्रॉप्स को ही रेफरेंस में लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए वाटर क्या है, इसेंशियल है। प्लांट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट वाटर इन समर एज वाटर फ्रॉम सॉइल इज प्लांट सरफेस इवोपरेट्स। यहाँ पे वही रीज़न दिया है कि ज़्यादा, यहाँ पे ये आंसर दिया है कि प्लांट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन ईजिली हो सके और प्लांट सर्वाइव कर पाए। बट वाटर यूज किए क्या, मतलब वाटर इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट के लिए। बट वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, प्लांट के लिए वाटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो अब यहाँ पे कुछ मतलब कि आपको रीज़न दिए गए। पहला क्या रीज़न है, सीड रिक्वायर्स वाटर टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। पहला रीज़न है कि सीड जो प्लांट में कन्वर्ट होता है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, इन अब्सेंस ऑफ वाटर जर्मिनेशन डज नॉट टेक प्लेस। अगर आप वो सीड को वाटर नहीं दोगे तो वो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी, है ना। तो पहला रीजन है कि वाटर देने का पहला रीजन क्या है कि सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दूसरा, वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन डिजॉल्व स्टेट। होता क्या है, क्या कहते हैं आप, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मिनरल्स यू कैन से, वो मिनरल्स सॉइल के लिए मतलब प्लांट के लिए नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। और वो जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स उड़ के तो प्लांट के पास पहुंचेगा नहीं, तो वो सॉइल के थ्रू पहुंचता है। जैसा कि अगर आप पहले क्लास में पढ़े होंगे तो हम देखे हुए थे कि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्या ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा में हमारे बॉडी में चली जाती है? नहीं, ब्लड के थ्रू हमारे सभी सेल तक पहुंचती है। तो ब्लड एक मतलब कि एक मीडियम का काम किया ना। अगर ब्लड नहीं होता तो क्या ऑक्सीजन पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स जो हमारे प्लांट तक पहुंचती है, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, यू कैन से ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को जो है वाटर के थ्रू ही पहुंचती है। जिस तरह से हमारे सभी सेल तक ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू पहुंचती है, उसी तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के हर एक पार्ट तक प्लांट वाटर के थ्रू ही पहुंचते हैं। अगर वाटर नहीं हुआ तो फिर ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो फिर ग्रो को सर्वाइव कैसे करेगा, बिकॉज ऑफ सर्वाइवल के लिए तो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए ही चाहिए। थर्ड है, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम हॉट करेंट्स। हॉट करेंट से क्या करता है, बचाता है। कैसे? तो क्या क्या कहते हैं, हम लोग अभी यहाँ पे ऊपर पढ़े हुए थे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जब हम कोई, मान लो ये प्लांट है, ये मान लो क्या है, कोई प्लांट है। अब इस प्लांट पे सन रे क्या हो रही, ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा गर्मी है, तो ऑब्वियसली ये लीफ जो होते हैं, लीफ में जो वाटर होते हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे ज़्यादा। तो इवेपोरेट ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, फिर से यहाँ पे वाटर चाहिए। अगर ये वाटर फिर से यहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो इवेपोरेट तो वाटर हो चुका है, और ये जनरली क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, इस यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे फिर से वाटर क्या होता है, रूट के द्वारा यहाँ पहुँच जाता है। आपका वर्क है कि आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा वेसल क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, कौन सा वेसल का रिक्वायरमेंट होती है, आपको कमेंट करके बताना है। अब पॉइंट पे आते हैं, तो वाटर क्या होते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पे जहाँ से वेपराइज हो गया था वहाँ पे पहुँचेगा। फिर से सनरे तो फिर पूरे दिन पड़ते रहेगा, फिर से ये वाटर ऊपर आ जाएगा। अगर ये वाटर यहाँ नहीं पहुँचता फिर ये क्या हो जाता है, ये पार्ट सूख जाता है। ये पार्ट नहीं, प्लांट के सभी पार्ट धीरे धीरे क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और जनरली वो प्लांट डेड हो जाता है। लेकिन वाटर बार बार क्या होता है, पहुँचते जाता है, इवोपरेट हो जाता है, पहुँचते जाता है, इवोपरेट होते जाता है, और लीफ को क्या करता है, बचा के रखता है। तो आप कह सकते हो कि वाटर जो होती है, वाटर सिर्फ ग्रो के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। अब आता है, देयरफॉर क्रॉप्स फील्ड नीड टू वाटर रेगुलरली इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी क्रॉप्स। इसीलिए हमने जहाँ पे 3 रीजन्स देखे, इस रीजन से पता चलता है कि अगर हमको क्रॉप्स को हेल्दी रखना है तो हमको डेली क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली यू कैन से वाटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो वाटरिंग जो होती है छोटे मोटे अमाउंट पे की जाती है। जब आप 1-2 पौधे 5 पौधे को पानी दोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वाटरिंग बोलेंगे। और जब बहुत बड़ा मतलब बहुत क्रॉप्स का हम डेफिनेशन पढ़े हुए थे कि जब बहुत सारे प्लांट को एक साथ उगाया जाए तो उसे क्रॉप्स बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को उगाने को क्रॉप्स कहेंगे, और उसमें जो वाटर देंगे तो वाटर भी बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को देंगे। तो जब बहुत ज़्यादा प्लांट को हम वाटर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं इरीगेशन, और कम प्लांट्स को देते तो उसे बोल देते हैं क्या, वाटरिंग।
तो वाटरिंग और इरिगेशन में आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि वाटरिंग क्या होती है। जब छोटे 2 4 5 10 प्लांट को हम लोग वाटर दे तो उसे बोल देंगे वाटरिंग, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को एक साथ पानी देंगे तो उसे क्या बोल देंगे, इरिगेशन। एज अ डिफिनेशन ऑफ क्रॉप्स के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लांट्स एक ही बार उगाए जाते हैं, तो उन सबको वाटर तो देना होता है, तो इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि इरिगेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स थ्रू कैनल्स, वेल्स एंड वाटरवेज। द अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई टू क्रॉप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज एक्सेस वाटर कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स। इरिगेशन का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है कि वाटर जो मतलब कि इरिगेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराए जाते हैं। कहाँ से कराए जाते हैं, तो कैनल से, वेल्स से, वाटरवेज यू कैन से, जिस तरह से रिवर हो गया, हैंड पंप हो गई, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, इन सब से क्या होती है, वाटर प्रोवाइड किए जाते थे। ये सब सोर्स हो गए, है ना। रेन क्या है, रेन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ये एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आती है, मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन आ जाएगी रेन, है ना। ये क्या है, हम लोग आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं, बट रेन जो है नेचुरली वाटर प्रोवाइड करती है ना। बट हाउ इज इरीगेशन कैरीड आउट। अब देखो, एक दो प्लांट को तो हम ग्लास ग्लास या लोटा लोटा से पानी दे देंगे, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को पानी देने की बात आएगी, मीन्स इरीगेशन की बात आएगी, तो वो हम कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन अराइज होती है, तो हम कैसे करेंगे। तो जनरली इसको हम दो पार्ट में कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड बोले तो जो पहले के ज़माने में किए जाते हैं, और दूसरा मेथड हो जाएगा मॉडर्न मेथड, जो कि आज साइंटिफिकली मतलब साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इरीगेट करते हैं, तो साइंटिफिकली मेथड्स। तो दो मेथड्स हम लोग देखेंगे इरीगेशन के लिए, कि जो पहले के ज़माने में की जाती है, जो पहले के ज़माने में की जाती थी, और दूसरा जो आजकल के ज़माने में की जाती है। तो पहला हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड के ऑफ इरिगेशन, मतलब पहले के ज़माने में कैसे इरिगेशन की जाती थी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिंग वाटर फ्रॉम वेल्स, लेक्स, कैनल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग टू द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ कैटल और द ह्यूमन लेबर। पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई मशीन वगैरह सब नहीं होती थी, तो जनरली क्या होता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स के थ्रू क्या होते थे, प्लांट वेल से या फिर रिवर से या फिर कैनल से वाटर निकाली जाती थी और उसे प्रोवाइड की जाती थी फील्ड को। याद कीजिए, हम लोग क्लास सेवन्थ हिस्ट्री में पढ़े हुए थे, क्लास चैप्टर फर्स्ट, जब हम लोग वहाँ पे देखे हुए थे पर्शियन व्हील। क्या पढ़े हुए थे, पर्शियन व्हील। उसमें देखे थे, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राहट, क्या बोलते हैं, राहट, कि हम लोग ये देखा था कि मिडिवल पीरियड में पर्शियन व्हील क्या हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड हुई थी कहाँ पे, इंडिया में। पर्शियन व्हील क्या होता है, आई होप कि नीचे इमेज दी गई होगी, हाँ यहाँ पे। ये जो है, ये है पर्शियन व्हील, कहाँ पे, ये क्या है, पर्शियन व्हील, जिसे हम लोग बोलते हैं राहट। क्या बोलते हैं, राहट। ये जनरली मिडिवल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था। आपका क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है कि नेम द थिंग्स विच इज इंट्रोड्यूस इन द मिडिवल पीरियड। हम लोग देखे हुए थे फायर कॉम्बैट, चिली, मेज़, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिडिवल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसी में राहट भी थी। तो ये जो है ट्रेडिशनली मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्स जो होती है उसका यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, वाटरिंग करने के लिए। कुछ इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ बकेट लगे हुए होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपका ऑक्स है या फिर एनिमल्स हैं, वो इस तरह से चारों तरफ घूमता है, और जिसके कारण ये जो है लीवर, ये लीवर भी घूमती है, और ये जो है ये यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, और ये घूमता है, और नीचे वेल से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। वेल से क्या करता है, आप जनरली ये इस तरह से बकेट क्या करता है, वाटर को ऊपर करता है, और फिर जैसे ही ऊपर करता है तो यहाँ पे गिरती है और यहाँ से फील्ड तक पहुँच जाती है। इसके बहुत सारे वीडियोज़ भी आप जनरली लाइव एक्चुअल में देख सकते हो, ये तो एनिमेशन है यू कैन से। दूसरा जो मेथड होता था ट्रेडिशनली, वो होती थी चेन पंप। चेन पंप के थ्रू क्या होता है कि इस तरह से भी सेम बकेट, इसमें क्या होता है, एनिमल्स वी कैन से, राहट और चेन पंप सिमिलरली हम लोग सेम ही है। इसमें भी क्या होते थे, बकेट यूज किए जाते थे, और इसको घुमाया जाता था, और जिसके द्वारा क्या होता था, वाटर इस तरह से सभी तक पहुँच जाते थे। थर्ड जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसे बोलते थे धैकली। धैकली क्या होता है, इसमें एक लीवर लगी होती है, क्या होती है, इस तरह से एक लीवर लगी होती है, और इस तरह से क्या होता है, इधर एक स्टोन लगा दी जाती है, क्या की जाती है, पत्थर लगा दी, बांध दी जाती है, और इधर क्या होता है, नीचे कुआं में इधर एक, जिस तरह से ये जो आपको दिख रहा है यू कैन से एक्सिस यू कैन से, और यहाँ पे क्या होता है, एक बकेट लगा दी जाती है, और एक बार जैसे स्टोन ऊपर उठा दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे झुकेगा, और कहाँ चली जाएगी, वेल्स में पहुँच जाएगी, और छोड़ देगा। जैसे ही छोड़ेगा तो वेट, मतलब स्टोन के वेट के कारण ये नीचे झुक जाएगा, और ये वाला पोर्शन ऊपर उठ जाएगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा तो बकेट में वाटर पहले ही आ चुका था, जैसे ही झुका था बकेट में वाटर आया, फिर इसको टर्न करके यहाँ पे गिराएगा, और यहाँ से फील्ड तक पहुँच जाएगा। तो ये जो था, ये ढेकली मेथड थी, जो कि ट्रेडिशनल मेथड था। आप इस समय देख सकते हो कहीं ना कहीं ह्यूमंस और एनिमल्स का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रही है।
तीसरा आता था मोट। मोट मीन्स या यू कैन से इसे पुली सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। आप अभी भी देख सकते हो बहुत सारे कुएं में क्या होते हैं, पुली लगे हुए होते हैं उसमें, क्योंकि पुली के द्वारा अगर हम कोई चीज़ खींचते हैं तो हमको हल्का लगता है। क्या लगता है? हल्का। दैट इज़ वाई पहले के ज़माने में क्या होती थी, बड़े बड़े बाल्टी से पानी निकाला जाता था पुली के द्वारा, और फिर उस बाल्टी से क्या होगा, जनरली आपको यहाँ पे फिगर दिख रही होगी कि बाल्टी से क्या करते हैं, फील्ड में पानी दे दिया जाता था। तो ये जो था ये पुली सिस्टम जहाँ कहते हैं इसे मोट भी कहा जाता है। Pumps are used to lift water. They normally run on बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी। आजकल जो जनरली कह सकते हो कि हम लोग वाटर पंप यूज़ करते हैं किसके लिए, वाटर लिफ्ट करने के लिए। पहले देखो कि एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज़ होते थे पानी बाहर निकालने के लिए, लेकिन आजकल जो है पंप यू कैन से मोटर यूज़ किए जाते हैं जो कि बायोगैस या फिर इलेक्ट्रिसिटी या सोलर एनर्जी पे क्या होती है, ये वर्क करती है। एक यहाँ पे फैक्ट दी गई, इस फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। कैनल लिफ्ट सिस्टम यूज बाय एंशिएंट इजिप्शियन। ये जो कैनल लिफ्ट सिस्टम है, हमने यहाँ पे देखा कैनल लिफ्ट सिस्टम जिसे हम लोग ढकली बोल सकते हैं, ये जो है ये इजिप्शियन के द्वारा भी यूज़ किए जाते थे। वही इजिप्ट जहाँ पे आपको पिरामिड के बारे में आपको बहुत यू कैन से क्या होता है, पिरामिड बहुत ही यू कैन से मिस्टीरियस थिंग्स है, वही इजिप्ट के बारे में यहाँ पे बताई गई है। ये जो कैनल लिफ्ट सिस्टम है ये एंशिएंट इजिप्शियंस के द्वारा यूज किए जाते थे। Ancient Egyptian used a simple mechanism known as the sad-off to lift water from the canal. A sad-off consist, ये जो है ये लोग इजिप्शियन इसे sad-off बोलते थे, और ये एक a sad-off consist of a large pole balanced on a cross beam, a rope and bucket on the one end and a heavy counterweight of the other। होता क्या था, आप क्या होता क्या था कि ये जो सटअप है जो कि इजिप्शियंस बोलते हैं, उसमें क्या होता था, एक पोल यूज़ किया जाता था जिसमें कि हैवी ऑब्जेक्ट यूज़ किए जा रहे हैं। जहाँ पे आप यहाँ पे जिस तरह से धैकली हमने देखा ना, एक तरफ पत्थर यूज़ किए जाते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी पत्थर यूज़ कर दिए गए हैं। ह्यूमन इसमें एक रस्सी से बकेट, बहुत बड़ा सा बकेट क्या कर दिया, यूज कर दिया, और जैसे ही क्या होता है इसको नीचे खींचते हैं, शायद वो क्या होता है, ये पत्थर इधर से ऊपर उड़ जाता है और ये नीचे चला जाता है, और ये बकेट रिवर में जाके पानी ले लेता है, और फिर जैसे ही इस रस्सी को छोड़ता है तो ये नीचे ऑब्वियसली गिरेगा वेट ज़्यादा होने के कारण, और ये अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो यही है सेटअप। हाँ, वो इसी के बारे में बताया गया है कि ये इजिप्शियंस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द ट्रेडिशनल मेथड विच इज यूज्ड बाय एंशिएंट इजिप्शियंस, तो आप यू कैन से धकली लिख सकते हो या फिर सेटअप ऑप्शन में है तो सेटअप लिख सकते हो। द बकेट कैन बी लॉर्ड इन टू द कैनल बाय पुलिंग द रॉप। रॉप को खींच के क्या होता था, इसमें बकेट को पानी में मिला दिया जाता है। द फार्मर देन रेज द बकेट ऑफ वाटर पुलिंग डाउन बाय द वेट, देन ही स्विंग्स द पोल अराउंड द इम्पिटेज द बकेट ऑन टू द फील्ड। और फिर जैसे ही इसको छोड़ता था तो ये फिर से जो स्टोन था, यू कैन हैवी ऑब्जेक्ट था, नीचे गिरता था वेट के कारण, और ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, ऊपर लिफ्ट हो जाएगी, और फिर इसको टर्न करके फील्ड में छोड़ दिया जाता था। फिर से इस रस्सी को खींच करके इसको नीचे डुबाया जाता था और फिर छोड़ दिया जाता था। तो ये सब जो मेथड थे, ये सब मेथड थे ट्रेडिशनल मेथड, पहले के ज़माने में यूज किए जाते थे। बट आजकल साइंस का मेथड है, यू कैन से मॉडर्न मेथड है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से, जिसमें कितना हार्ड वर्क नहीं करना होता है, इस मेथड से इरीगेट करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन यही है, हम इस चीज़ को देखेंगे। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन हेल्प सेव वाटर। पहला जो मॉडर्न मेथड जो इरीगेशन है, इसका जो मेन क्या कहते हैं पर्पस है, उसका है सेव वाटर, वाटर बचाने का। क्यों? क्योंकि जनरली इसमें हम लोग क्या करते थे, वाटर जनरली देते जाते थे, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती थी। लेकिन मॉडर्न मेथड में क्या है, आपको लिमिटेशंस होती है, एक तरीका होता है जिसमें कि हम लोग यूज करते हैं। तो मॉडर्न मेथड में दो तरीके मतलब दो मेथड होते थे मॉडर्न मेथड में, जिससे क्या किया जाता था, इरिगेशन की जाती है। पहला होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। ये जो है ये मॉडर्न मेथड है किस चीज़ का, इरिगेशन करने का। ये वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। क्या कराते हैं, आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। कैसे, इसमें एक चीज़ देख लो। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ परपेंडिकुलर पाइप्स। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इतना बड़ा फील्ड है तो उसमें बीच में क्या होता है, पाइप खड़ी कर दी जाती है। दीज पाइप्स आर ज्वाइन टू मेन पाइपलाइन। ये जो है मेन पाइपलाइन जहाँ से मोटर होंगे उससे ज्वाइन होते हैं। सॉरी। At regular levels, walls of water in these pipelines flow at a high pressure and goes sprinkle on crops. This method is useful to irrigation sandy soil. और फिर क्या होता है कि जैसे ही इससे हाई प्रेशर के साथ जैसे ही इस पर मतलब प्रेशर से वाटर छोड़ी जाती थी, यहाँ पे एक नोजल होती थी। क्या होती है, नोजल होती है, जो कि वाटर को स्प्रेड कर देता है, छिड़का देता है। और फिर जैसे ही ये ऊपर से ऐसे गिरता है, जिस तरह से आप देखोगे
आप कहीं कहीं पार्क और में वाटर पार्क में झरना टाइप से लगा रहता है, वो वाटर ऊपर से नीचे गिरती है, स्प्रिंकल लगा हुआ होता है। सिमिलरली वो उसका थोड़ा सा हैवी वर्जन है। वो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे पानी गिर रहा होता है, लेकिन इसमें बहुत प्रेशर के साथ पूरा बहुत लार्ज फील्ड तक क्या होती है। जनरली ये छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। बड़े क्या होते हैं, बीच फील्ड में लगा दी जाती है और फिर पूरे फील्ड को वो कवर कर लेता है। या फिर छोटा छोटा सर्टेन डिस्टेंस पे यूज़ किए जाते हैं, जो थोड़ा क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो ये जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होती है, वाटर जो है जनरली इस तरह से बाहर आर्टिफिशियल रेन के थ्रू क्या होता है, नीचे गिरते हैं। ये जो है ये किस सॉइल पे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये आपको सैंडी सॉइल पे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब यू कैन से क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि विच मेथड ऑफ इरिगेशन इज यूज्ड इन सैंडी सॉइल, तो आपका आंसर होना चाहिए स्प्रिंकलर सिस्टम। क्यों सैंडी सॉइल पे स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ आप अगर क्लास 7 साइंस पढ़े होंगे तो हम लोग एक टर्म पढ़े थे परकोलेशन। क्या पढ़े थे, परकोलेशन। परकोलेशन में देखे थे कि सैंडी सॉइल, जब हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े हुए थे तो सैंडी सॉइल का परकोलेशन रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। परकोलेशन रेट ज़्यादा होने का मतलब पानी जल्दी सूख जाता है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। अब जब ऐसे ही हम वाटर पंप लगा के हम पानी इस तरह से छोड़ देंगे तो रास्ते में ही पानी रख जाएगी। मतलब यहाँ से गया और सैंडी सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर लिया, परकुलेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से ग्राउंड वाटर में चला जाएगा और इधर का जो क्रॉप्स को जल्दी मिलेगी नहीं, या फिर मिलेगी भी तो हमको बहुत ज़्यादा पानी क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और लेकिन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का मेन पर्पस ही तो है वाटर सेव करना, तो ये मेथड जनरली फेल हो जाती है। यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम करते हैं। इससे क्या होता है कि सभी एक आर्टिफिशियल रेन के थ्रू एक ही बार में सभी प्लांट तक पहुँचती है और सभी प्लांट को एडिक्वेट अमाउंट में वाटर पहुँचती है, फिर उसके बाद बंद कर दी जाती है, फिर दूसरे दिन चलाई जाती है, सभी प्लांट को चला और फिर छोड़ दी जाती है। तो ये जो मेथड है सैंडी सॉइल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। दूसरा सेकंड है जो है ये ड्रिप सिस्टम है। ये जो है बहुत ही कॉस्टली पड़ती है ये सिस्टम। ये जनरली जो है आपको ये जो है जो 2-3 सीज़न तक क्रॉप्स ग्रो किया जाते हैं, उसमें जाके आपको क्या होता है, वहाँ पे ये चीज़ें हेल्पफुल होती है। इन दिस सिस्टम वाटर फेल्स ड्रॉप टू ड्रॉप ऑन द पोजिशन ऑफ द रूट्स। अब देखो कि वाटर जो एब्जॉर्ब करता है कौन करता है, रूट्स करता है। जैसे मान लो ये प्लांट है और ये जो है इसका रूट है, तो वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा रूट के थोड़ा होगा। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि जस्ट रूट पे ही क्या होता है, वाटर को छोड़ी जाती है और रूट इसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसको बंद कर दी जाती है। ये हर एक नेटवर्क होता है, हर एक मतलब इस तरह से पूरा हर एक प्लांट तक ये क्या होता है, पहुंचा रहता है, हर एक प्लांट पर पहुंचा रहता है। और जहाँ पे प्लांट होती है वहाँ पे छोटा सा होल होती है, उस होल के थ्रू उसके रूट तक पानी पहुंचा, फिर दूसरे प्लांट के पेज होल होते हैं, वो रूट पे पहुंचा। तो एक ड्रॉप द्वारा क्या होता है कि रूट तक पहुँचती है। दैट इज इसका नाम भी पड़ी है ड्रिप इरीगेशन। ये जो है ये वाटर, इसका मेन पर्पस होता है वाटर सेव करने का। इसमें सबसे ज़्यादा अगर वाटर सेविंग मेथड है तो वो है ड्रिप इरीगेशन। आपको क्वेश्चन पूछेगी विच इज़ द बेस्ट मेथड टू सेव वाटर, तो आप लिख सकते हो ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन के द्वारा बहुत ही वाटर सेव होती है। बट ये जो पाइप का नेटवर्क है पूरा, पाइप के नेटवर्क को बैठाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर वाटर सेव कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है ना। दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू वाटर प्लांट्स एज इट प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर। ये बहुत ही ज़्यादा वाटर वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो प्लांट है, ये प्लांट है, बस इसके रूट में ही क्या हुआ, प्लांट पहुंचा। तो यहाँ पे जो सॉइल मतलब लैंड है, यहाँ पे तो वाटर पहुंची ही नहीं, और यहाँ पे पहुंची ही नहीं तो यहाँ पे वाटर की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे जो वाटर जनरली आप स्प्रिंकलर सिस्टम से देखो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्लांट में ही पहुँचेगा, प्लांट के बीच में भी पहुँचेगा। और प्लांट के बीच में वाटर की क्या ज़रूरत, क्योंकि बीच में प्लांट थोड़ी है ही नहीं है, तो फिर वाटर की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हमको वाटर की ज़रूरत कहाँ है, उसके रूट में, वही ना एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता था लेकिन ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये तो पूरा का पूरा बचाता है, बस रूट पे ही क्या करता है, छोड़ता है। तो ये जो है ये दोनों कौन से मेथड्स थे, मॉडर्न मेथड थे। एक का नाम था स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा ड्रिप सिस्टम। अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कॉर्नर को देख लेते हैं, ये क्या कहता है। यू हैव सीन द वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, बट व्हाट विल हैपन इफ एक्सेसिव वाटर इज सप्लाई टू द प्लांट। हमने एक और चीज़ ऊपर बताया था जब वाटरिंग के बारे में देखा था, या फिर मैं बताया था कि नहीं याद नहीं है, बट वाट एवर हमने ये चीज़ पढ़ा था कि अगर ज़्यादा वाटर भी मिल जाएगा अगर प्लांट को, तो वो भी क्या होगा, आपको वाटर प्लांट के लिए डेंजरस होगा, प्लांट के लिए हजार्डियस होगा, प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऑब्वियस ही बात है हमको वाटर पे भी कंट्रोल कर रखना है कि कहीं वाटर ज़्यादा ना पड़ जाए। अब मान लो कि ज़्यादा पड़ गया तो फिर क्या होगा, तो हमने यहाँ पे वही चीज़ें को देखेंगे कि क्या होगा।
एक्सेस वाटर रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एयर इन द सॉइल। अगर मान लो कि ज़्यादा वाटर देंगे तो वाटर के बीच में क्या होगा, सॉइल के बीच में क्या होगा, जो एयर प्रेजेंट था उसके जगह पे क्या पहुंच जाएगा, मतलब वाटर पहुंच जाएगा। और जब वाटर पहुंच जाएगा तो एयर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यही कारण होता है कि जो रेनी सीजन होते हैं तो जो अर्थ वार्म होते हैं, जिसे हम लोग जनरली चाली बोलते हैं, वो बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? बिकॉज ऑफ सैंड के बीच में क्या होता है, अब एयर रहता ही नहीं है, बारिश के कारण उसके बीच में पानी चला गया और एयर है ही नहीं, तो ये लोग सांस कैसे लेंगे, इसलिए बाहर निकल जाते हैं। सेम प्रॉब्लम क्रिएट होता है प्लांट के लिए। जब हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो फिर ये जो सॉइल है, सॉइल के बीच में एयर रहेगा ही नहीं। दिस काउज डेथ ऑफ रूट्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और रूट जो सांस लेता है वो उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाएगा और रूट ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब रूट ख़त्म हो गया तो फिर पूरे पूरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा कौन, और जब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा तो वो भी डेड हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली देखें तो ये जो है, अगर हम ज़्यादा वाटर देते हैं तो प्लांट को मतलब ख़त्म होने का चांसेस है, वो प्लांट क्या हो जाएगा, आपका सूख जाएगा। Sometimes crops get damaged because of natural climate, like ultimately rains and hailstorms. Hailstorms can result in the fall of mature crops plant at grain mountains, for example in the case of wheat. कभी कभी क्या होते हैं, तो हम लोग मान ले हमने देखा कि क्या कैसे ज़्यादा क्रॉप्स होने पानी होने की वजह से प्लांट डेड होते हैं। ये तो हम लोग अगर हम अगर अपने से इरीगेशन कर रहे हैं तो चलो भाई हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा पानी हो गया तो बंद कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेचुरली रेन होने लग जाता है। अगर ज़्यादा रेन हो जाएगी तब वहाँ पे क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, हम रेन को तो रोक नहीं सकते हैं और ना ही प्लांट को ढक सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होती है, प्लांट्स क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स सूख जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर उसको मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, नेचुरली ज़्यादा वाटर तो ठीक है, कभी कभी हेल स्टोर्म मतलब होता है बर्फ़बारी हो जाती है, बर्फ़ गिरने लग जाता है। और जब बर्फ़ गिरने लग जाता है तो डायरेक्टली वो प्लांट पे गिरा और प्लांट क्या हो जाता है, टूट जाता है या फिर झुक जाता है। और टूटने या झुकने के कारण क्या होता है, प्लांट में जो सीड्स होते हैं या फिर प्लांट होते हैं वो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, और वहाँ पे भी प्लांट का क्या होता है, क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नेचुरली अगर हाथ मतलब ज़्यादा एक्सेस वाटर दें तो प्लांट ख़राब हो जाएगी। कहीं कहीं वाटर के अलावा भी और भी मेथड्स है जिसके कारण प्लांट्स बर्बाद हो सकते हैं, वो भी नेचुरली। द फॉल ऑफ मेच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड लॉजिंग। अगर हम जिस तरह से हेल स्टॉर्म गिरने की वजह से हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जब बर्फ़ गिरते हैं तो जो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं वो झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, और इसी गिरने को बोलते हैं लॉजिंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होती है, एक वाटर लॉगिंग टर्म होता है, एक लॉजिंग होती है। तो लॉजिंग को आप ऐसे याद रखो, लोड, लॉजिंग मतलब लोड। अगर किसी के ऊपर लोड पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है झुक जाएगा। तो उसी तरह से अगर किसी भी प्लांट पे ज़्यादा मतलब यू कैन से बर्फ़ गिरेगी तो वो क्या हो जाएंगे, झुक जाएगी, उसीलिए उसे लॉजिंग बोल देंगे। और वाटर लॉगिंग अलग टर्म होता है। ये क्या होता है, जब वाटर एक्सेस यूज़ करते हैं तो उसे ही बोलते हैं वाटर लॉगिंग। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वाटर लॉगिंग इज अ कंडीशन when water supplied to a field is not properly drained. This excess water accumulates in the area around roots and thus damage crops. वाटर लॉगिंग बोले तो जब भी बाढ़ आती है, क्या होती है, बाढ़ आती है तो रूट्स के क्या चारों तरफ क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है और इसके रूट्स है यहाँ पे वाटर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और वाटर प्लांट को कभी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है और प्लांट क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग। यू कैन से एक्सेस वाटर के कारण क्या होता है, प्लांट सूख जाने के कारण को ही वाटर लॉगिंग बोलते हैं। या कि आप दूसरे भाषा में इस तरह से बोल सकते हो, पानी का जमा हो जाना। अगर प्लांट के रूट में ज़्यादा पानी जमा हो जाएगी, उसको एयर नहीं मिल पाएगा और वो सूख जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट आता है, बट यू हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ वाटर स्टेगमेंट इन राइस फील्ड। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो राइस फील्ड होती है या फिर पैडी का क्रॉप्स होता है उसमें हमको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा क्यों, तो राइस इज अ क्रॉप दैट रिक्वायर्स एक्सेस वाटर टू ग्रो, हैंस राइस इज ग्रोन इन क्लेई सॉइल विच इज कैपेबल टू वाटर रिटेंशन। आप अगर टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़े होंगे क्लास 7 साइंस में तो 3 टाइप्स के हम लोग देखे हुए थे, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, उसमें सैंडी और क्लेई का मिक्सअप होता है और बहुत ही ह्यूमस का भी अच्छा खासा मात्रा होता था, तो लोमी सॉइल बेस्ट होता था। सैंडी सॉइल क्या होता था, उसमें परकोलेशन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा एडिएशन होता था। क्लेई सॉइल क्या होता था, उसमें ज़्यादा एडिएशन नहीं होती थी, उसमें ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है।
तो राइस क्रॉप्स को क्या होती है, राइस क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए, तो इसीलिए राइस क्रॉप्स को क्लेई सॉइल में ग्रो किया जाता है, क्योंकि क्लेई सॉइल क्या करता है, वाटर को रोक करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है, रिटेन करके रखता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे वाटर की मात्रा क्या होते हैं, एब्जॉर्ब अच्छे खासे प्रजेंट होते हैं, और पर ज़्यादा प्रजेंट रहेंगे सॉइल में तो वो सॉइल क्या होता है, राइस के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन मीन्स बोले तो क्रॉप्स की कभी कभी क्रॉप्स को भी प्रॉब्लम से फेस करना होता है, तो उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, यही स्टेप होती है क्रॉप प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोग वीड्स को मारेंगे, पेट्स को मारेंगे, तो यही सब हम लोग वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स वगैरह सबको देखेंगे। तो ये जो होगा ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और आई होप कि आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आज की सभी क्लास जो भी हम टर्म पढ़े थे, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।